हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज जुडिशरी, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट रहेगा। इसमें हम जो है वो आज वाले टॉपिक में देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। इससे पहले हमने देखा था जुडिशरी क्या होती है, उसका क्या रोल है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, उसके बाद हमने कोर्ट्स के स्ट्रक्चर पढ़े थे इंडिया के अंदर। आज हम देखेंगे लीगल सिस्टम की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो क्या हैं। तो जैसे कि हमने केस पढ़ा था डॉरी डेथ्स का, जिसमें हमने देखा था कि एक लड़की थी सुधा नाम की जो 20 सालों की थी, तो उसके हस्बैंड लक्ष्मण ने और शकुंतला देवी ने उसको तेल डालकर उसको उसकी जान ले ली थी। क्यों? क्योंकि वो उससे डाउरी मांग रहे थे, उससे स्कूटर मांग रहे थे, फ्रिज मांग रहे थे। तो ये जो डाउरी डेथ्स के जो केसेस होते हैं ना, कि दहेज के नाम पे जो औरतों की डेथ की जा रही है, लड़कियों को मारा जा रहा है, ये किस में कंसीडर किया जाता है? क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। मतलब वो एक लड़की की मौत नहीं हो रही है, वो पूरे समाज के अगेंस्ट वो जुर्म जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ में ये वॉयलेशन है क्रिमिनल लॉ की। वॉयलेशन यानी कि ये क्रिमिनल लॉ की उल्लंघना कर रहा है, उसको नहीं मान रहा है, लॉ को, क्रिमिनल लॉ को नहीं मान रहा है। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ के साथ साथ जो लीगल सिस्टम है वो सिविल लॉ केसेस के साथ भी डील करता है। ठीक है, दो तरह के केसेस जो है वो यहाँ इंडिया के अंदर फाइल किए जाते हैं। एक होता है आपका क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। ये दोनों जो है वो क्या है अभी हम देखेंगे। आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ा होगा कि एक न्यू सिविल लॉ जो था वो पास किया गया था 2006 में। देखिए, हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये एक इशू था, 2005 में इस इशू को बहुत हाईलाइट किया गया था और 2006 में जाके इस इशू को क्या कर दिया था, लॉ बना दिया गया था। वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस किया जाता था, हिंसा की जाती थी, औरतों को मारा जाता था, आपके दहेज के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पे उनको इन्फीरियर किया जाता था। तो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि कैसे एक सिविल लॉ जो था वो पास किया गया 2006 में, जो कि प्रोटेक्शन थी वुमेन की, किसके अगेंस्ट? डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। अब आपको एक नीचे टेबल दिया गया है, इस टेबल के थ्रू हम देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ जो है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पहले हम क्रिमिनल लॉ देखेंगे, ये दोनों को साथ साथ ही देख लेते हैं। क्रिमिनल लॉ जो है ये डील करता है ऑफेंसेस के साथ, जो भी आप मतलब जुर्म कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उसको ये डिफाइन करता है। जैसे कि आपने चोरी कर ली, किसी वुमेन को छेड़ दिया, ठीक है, छेड़ा या उसको तंग किया डाउरी के लिए, किसी दहेज के लिए, किसी का आपने मर्डर कर लिया, इसको आप बोलेंगे क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ क्या होते हैं? ये किसी को ज़्यादा हार्म तो नहीं करते हैं, किसी को ज़्यादा इंजरी तो नहीं पहुंचाते हैं, ये इंडिविजुअल्स के बीच में ही होता है। जैसे कि डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, यानी कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपने क्या किया, ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, इस ए पर्सन ने इसको लैंड दे दी, ठीक है। अब ये इसने लैंड तो ले ली लेकिन इसने ए पर्सन को पैसे नहीं दिए, मनी नहीं दी। अब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल पड़ेगा, तो ये आपका सिविल लॉ हो जाएगा, सिविल लॉ केसेस हो जाएंगे। देन उसके बाद आपने कोई चीज़ खरीद ली, रेंट मैटर्स हो गए आपके। रेंट मैटर्स का मतलब क्या हो गया कि मतलब किसी ने, आपने किसी को किराएदार रखा है और वो किराएदार जो है वो आपको पैसे नहीं दे रहा है। उसके बाद डाइवोर्स के केसेस हो गए, कोई किसी से डाइवोर्स लेना चाहता है, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से लेना चाहता है, कोई वाइफ अपनी हस्बैंड से लेना चाहती है, तो वो दोनों आपस में मतलब रजामंद नहीं हो पा रहे हैं, तो इस तरह के केसेस जो हैं वो आपके सिविल लॉज में आ जाएंगे। सेकेंड क्या है? इट यूजली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विद द केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट। कहने का क्या मतलब है, जो आपके क्रिमिनल केसेस है ना, ये कहाँ से इनकी शुरुआत होती है? इनकी शुरुआत होती है FIR से, जिसको बोला जाता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, जब भी आपने देखा आपने आपके घर से आपकी बाइक चोरी हो गई है, अब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाने के बाद आप पुलिस वहाँ पे आपसे FIR कर लिखवाएगी। जब वो FIR लिखवाएगी, पहला स्टेप क्या रहेगा? पुलिस स्टेशन जाना, पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाई जाएगी। जब FIR लिखवाई जाएगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, खोजबीन करेगा उस क्राइम की जो कि आपके साथ हुआ है या आपने कोर्ट के अंदर जिस भी केस को फाइल किया है, ठीक है, वो आपके क्रिमिनल केसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिविल केस की बात करेंगे तो एक पेटिशन जो है, पेटिशन आप बोल सकते हो, आपने अपील करी है, आपने मतलब कोर्ट में जाके आपने अपनी बात रखी है कि भाई हमें जो है, जो भी हमारा मतलब रेलिवेंट, जो भी मतलब आपका केस जो आपने फाइल करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, लेटर दे दोगे, टेलीग्राम दे दोगे, कोई भी तरह का जो होगा, और वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर केस किया जाएगा, उसको मारा पीटा नहीं जाएगा, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, इन अ रेंट मैटर, यहाँ पे जैसे एक केस बताया है, एक रेंट यानी कि किराए का मामला है, आइदर द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट कैन फाइल अ केस। इसमें जो लैंडलॉर्ड होगा, जिसके घर पे आप किराए पे रह रहे हो, या फिर जो किराएदार होगा, वो क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। देन उसके बाद, इफ फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइंड। अक्यूज्ड वो लोग होते हैं जो जुर्म करते हैं, उनको अक्यूज बोला जाता है। ठीक है,
अगर मतलब जुर्म साबित हो जाएगा तो जो मुजरिम होगा ना उसको या तो जेल में भेज दिया जाएगा या तो उससे पैसे ले लिए जाएंगे। वो अकॉर्डिंग टू देयर पनिशमेंट, पुनिशमेंट उनको कैसी मिल रही है, उन्होंने क्राइम कैसा किया है, वो उसके बेसिस पे उनको या तो जेल भेज दिया जाएगा या फिर उनसे पैसे लिए जाएंगे। लेकिन जो सिविल केसेस होते हैं, आपके सिविल लॉ केसेस होते हैं, इसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ उनसे पूछेगी, क्वेश्चंस पूछेगी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है, अगर आप लैंडलॉर्ड और टेनेंट का केस ले लेते हो, ठीक है, आपका एक मालिक है और दूसरा किराएदार है, अब इन दोनों का केस ले लेते हो, कोर्ट जो है वो क्या बोलेगी, या तो उसको उस किराएदार को बोलेगी तुम क्या करो, फ्लैट को खाली करो और जितना भी पैसा तुमने अभी तक नहीं दिया है, पेंडिंग है, उसको पे करो और वहां से निकल जाओ। तो इस तरह से यहाँ पे पेटिशन दी जाती है और पेटिशन के बाद जो जज है अपना क्या करता है, फैसला सुनाता है। इस तरह से ये दोनों के बीच में क्या आता है, डिफरेंस आता है। अब क्या बोला है, डज एवरीवन हैज एक्सेस टू द कोर्ट्स। कहने का क्या मतलब है कि हर एक इंसान जो है क्या वो कोर्ट तक पहुंच सकता है, क्या वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ऐसे जो है वो मतलब बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सस्ता महंगा पड़ जाता है कोर्ट्स में जाना, तो बहुत जो गरीब लोग होते हैं वो नहीं एक्सेस कर पाते हैं। वही हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन जो है वो कोर्ट तक एक्सेस कर सकता है, या हर एक जो है पर्सन कोर्ट तक पहुंच सकता है। क्या बोला है, इन प्रिंसिपल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑल सिटीजन, जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, वो कोर्ट्स में पहुंच सकते हैं या जा सकते हैं। कंट्री के जितने भी कोर्ट्स हैं, इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, वो कहीं पे भी किसी भी कोर्ट के अंदर जाके अपनी केस जो है या अपनी जो भी उनको प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो वहाँ पे जाके बोल सकते हैं। इसका ये मतलब है कि एवरी सिटीजन जो है, हर एक सिटीजन जो है उसके पास अधिकार है, किसका, राइट टू जस्टिस, न्याय का अधिकार है, और उनको न्याय मिलेगा किसके थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू। एज यू रीड अर्लियर, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो कोर्ट्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। मैंने आपको बताया था हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, राइट टू लिबर्टी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू एजुकेशनल राइट्स हो गया, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब आप इनको क्या करोगे, आगे एक्सप्लेन करोगे, मुझे बताओगे टोटल कितने आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। आगे क्या बोला है, इफ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। कि अगर किसी भी सिटीजन को ये लगता है कि उनके अधिकार जो है वो उनका उल्लंघन हो रहा है, या उनके अधिकारों को सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है किसी भी नागरिक को, तो वो क्या करते हैं, कोर्ट में अप्रोच करते हैं न्याय के लिए, ताकि उनको उनके अधिकार का न्याय जो है वो दिया जाए। वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। देखिए, कोर्ट्स में कोई भी पर्सन जो है वो इजीली जा सकता है, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो कोर्ट्स में जाना बहुत ही मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जो लोग गरीब हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर जो पुअर मेजॉरिटी है या पुअर पीपल जो है, उनका कोर्ट तक पहुंचना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। लीगल प्रोसीजर जो है वो इतना ज़्यादा उनमें पैसा लगता है, और पेपर वर्क में इतना ज़्यादा पैसा लगता है, और साथ ही साथ में टाइम भी इतना ज़्यादा लगता है इन सब चीज़ों में, कोर्ट के केसेस में, कोर्ट के चक्रों में, कोर्ट कचहरी के चक्रों में इतना ज़्यादा पैसा लगता है, पेपर वर्क में पैसा लगता है, एज वेल एज टाइम भी इतना ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पे सबका जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप एक पुअर पर्सन की बात करेंगे, जिनको पढ़ना नहीं आता, या जिनकी फैमिली जो है वो पूरी की पूरी डेली वेजेस के ऊपर, ठीक है, रोज की तनख्वाह के ऊपर डिपेंड करती है, तो उनका कोर्ट में जाना जो है जस्टिस पाने के लिए थोड़ा सा क्या रहता है, मुश्किलात में रहता है। इन रिस्पॉन्स टू दिस, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है ना हमारी, उसने 1980s के स्टार्टिंग में ही एक मैकेनिज्म जो था उसको डिवाइस किया, उसको इंट्रोड्यूस किया, और वो मैकेनिज्म क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको PIL के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें ये मतलब इसमें कोई भी पर्सन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या करता है, कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, ठीक है। क्या है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, इसका यूज़ जो है वो लॉ के लिए किया जाता है, ताकि ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी को बढ़ाया जा सके, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक तरह की पावर होती है, ठीक है, एक तरह की पावर दी गई होती है पब्लिक को कोर्ट के द्वारा, जुडिशल एक्टिविज्म के थ्रू, जिसमें वो क्या करते हैं, पब्लिक से रिलेटेड इशू को, या पब्लिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको जाके कोर्ट में बता सके। जैसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, तो एयर पोल्यूशन जो है वो एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, वो एक पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, एयर पोल्यूशन से बहुत सारे पर्सन जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये भी क्या करती है, सोसाइटी को अफेक्ट करती है। इसलिए हमारे पास ये क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब प्राइवेट पर्पस के लिए आप कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हो, बल्कि आप वो पब्लिक इंटरेस्ट में, जिसमें लार्ज स्केल पॉपुलेशन जो है या लार्ज स्केल पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है, उनको नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए आप केस जो है वो कोर्ट में जाके लगा सकते हो, उसको बोला जाता है PIL।
अब आगे क्या बोला गया है कि PIL जो है ये क्या करता है, जस्टिस को पहुंचाता है लोगों तक। ये क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनाइजेशन को अलो करता है कि वो क्या करें, PIL को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइल करें और उस PIL के बिहाफ पे उन लोगों को, जिन लोगों के राइट्स जो है वो वायलेट हुए हैं, उनको उनके अधिकार जो है वो दिलाए जा सके। लीगल प्रोसेस जो है वो इतना सिंप्लीफाई होता है, मतलब इतना सिंप्लीफाई कर दिया है आपके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कि आप इवन एक लेटर जो है अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके दे दोगे तो उसको भी PIL जो है वो ट्रीट किया जाएगा, उसको भी वो मतलब केस जो है वो फाइल कर दिया जाएगा। जो स्टार्टिंग ईयर्स थे ना PIL के, वो क्या करता, was used to secure justice on large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। कहने का क्या मतलब है, जब ये PIL स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट किया गया था या इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1980s के टाइम पे, तो उस समय पे क्या हुआ, इसके ऊपर इस PIL ने इतना ज़्यादा काम किया, इतने ज़्यादा इश्यूज को रिजॉल्व किया, जैसे जो बॉन्डेड लेबर होती है, बंधुआ मजदूर होती है, उनको इन ह्यूमन वर्क कंडीशन से बाहर निकाला। इन ह्यूमन वर्क कंडीशन क्या होगी, जहाँ पे उनके साथ मतलब लंबे लंबे समय तक और के लिए उनको काम करवाया जाता था, वेजेस कम दिए जा रहे थे, उनको घर नहीं जाने दिया जाता। तो इस तरीके के केसेस सॉल्व किए PIL ने। देन उसके बाद कुछ ऐसे प्रिजनर्स थे बिहार के अंदर जिनको जेल के अंदर तब भी रखा गया इवन दो उनका पनिशमेंट का जो टाइम था वो भी कंप्लीट हो गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिहार में कुछ पर्सन्स ने दुकान से चिप्स के पैकेट जो है वो चोरी कर लिए। अब चिप्स के पैकेट चोरी करने पे दुकानदार ने क्या किया, उनको जो है केस लगा दिया उनके ऊपर। अब जो हमारी कोर्ट थे उन्होंने क्या किया, जो वो बिहारी लोग थे, ठीक है, जो भी वो पर्सन थे जिन्होंने चिप्स के पैकेट जो थे वो मतलब चोरी किए, उनको 6 मंथ की सजा सुना दी। अब उनके 6 मंथ के बाद उनको जो है वो जेल से निकाल देना था, लेकिन 6 महीने से ज्यादा पूरा मतलब 1 साल 12 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया और अभी भी वो क्या है, जेल के अंदर ही है। तो जो उनके रिश्तेदार थे या उनके घर वाले थे, उन्होंने PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को क्या किया, फाइल किया और उनको उस केस से आज़ादी दिलवाई। ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें बहुत सारी पब्लिक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इज बिकॉज ऑफ अ PIL? क्या आप लोग जानते हैं जो मिड डे मील है, आपको पता है क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को खाना दिया जाता है दिन को। तो ये जो स्कीम थी ना, ये भी PIL के थ्रू ही आएगी थी। आपको कुछ फोटोज दिए हैं राइट साइड पे, आपको उनको पढ़ना है, मतलब राइट साइड पे आपके देखिए इस तरफ आपको ये फोटोज दिए हैं और उनकी जो मतलब इंफॉर्मेशन है या उनको समझने का जो मतलब बताया हुआ है वो नीचे आपको दिया हुआ है, उसको पढ़िएगा। जैसे देख लीजिए, ये है आपका फोटो 1, ठीक है, ये सूखा पड़ गया है, ये अनाज है पूरा का पूरा, ये वुमेन जो है ये प्रोटेस्ट कर रही है किसी चीज़ के लिए, ये बच्चों को खाना दिया जा रहा है। अब हम इसको देखते हैं ये क्या है। फोटो 1 अगर आप देखेंगे तो 2001 में जो ड्रॉट था, ठीक है, सूखा पड़ गया था राजस्थान और उड़ीसा में, जिसकी वजह से मिलियंस जो लोग थे उनको खाने की शॉर्टेज जो थी देखनी पड़ी। सेकंड क्या है, मीनवाइल द गवर्नमेंट गोडाउन्स वर फुल ऑफ ग्रेन। जो गवर्नमेंट्स के गोडाउन्स थे ना वो क्या है, अनाजों से भरे हुए थे। ऑफन दिस वाज बीइंग ईटन अवे बाय रैट्स, और ये मतलब गोडाउन्स इतने ज़्यादा अनाज से भरे हुए थे कि चूहे उनको खा रहे थे। लोगों तक तो नहीं पहुंचाया जा रहा था लेकिन चूहे वो खा रहे थे। अब क्या था, देखिए राजस्थान में सूखा पड़ गया, राजस्थान और उड़ीसा में सूखा पड़ गया, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। लेकिन वहीं अगर आप देखो तो गवर्नमेंट के गोडाउन्स जो थे अनाज से भरे हुए थे, उन अनाज को चूहा तो खा रहा था लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा था। थर्ड सिचुएशन में ये बताया है, इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर एमिडिस प्लेंटी, हंगर मतलब भूख हो गया, एमिडिस प्लेंटी हो गया कि बहुत सारे लोग जो थे वो भूख से तड़प रहे थे। और ऑर्गेनाइजेशन जो थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था पीपल यूनियन ऑफ सिविल लाइब्रेरीज, जिसको PUCL के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज है, सॉरी लिबर्टीज, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL जो था वो फाइल किया ताकि लोगों को जो है आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 दिया है, इसमें क्या था, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ तभी सही रहेगी जब आपको खाने को अच्छा मिल रहा है, जब आपको लगाने को अच्छा मिल रहा है, जब आपकी हेल्थ अच्छी है, तभी। तो उन्होंने क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने PIL जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में दी और इन्होंने बोला कि जो लोगों का फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ का, वो हार्म हो रहा है, जिसमें आपका राइट टू फूड भी आता है। स्टेट ने क्या किया फिर, उन बोला कि भाई ठीक है, गोडाउन से जो है अनाज को निकाला जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है। ये किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। उसके बाद इट इज देयरफॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, और गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी ताकि जो है चीपर प्राइसेस में खाना भिजवाया जाए।
क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को लागू कर दिया। एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को दी जाएगी, चीपर प्राइसेस में जो है फूड दिया जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट के राशन शॉप्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या था, मिड डे मील जो है वो बच्चों को दिए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने अपॉइंट किया फूड कमिश्नर्स को, 2 फूड कमिश्नर्स को अपॉइंट किया, जो क्या करेंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन करेगी और उनसे रिपोर्टेड जो भी रिपोर्ट होगी वो किसको बताएगी, सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। अब जो कॉमन पर्सन है वो भी मतलब जो कोर्ट है वो वहाँ जा सकते हैं अपने जस्टिस के लिए। जो कोर्ट है वो क्या करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करता है, फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन्स को, उनको इंटरप्रिएट करने में, जैसे कि आपने अभी ऊपर के केसेस में पढ़ा। जो कोर्ट है वो इंटरप्रिएट कर रहा है आर्टिकल 21 को, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को, ऑन द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड। यानी कि जो आर्टिकल आपका 21 है ना, ये क्या है, राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ में आपने सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर देखा, आपने देखा राइट टू हेल्थ वाला भी देखा आपने, तो वो भी आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू लाइफ तभी जो है वो रहेगी, या तभी वो लोगों के लिए सही रहेगी जब उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, तभी तो उनको राइट टू लाइफ का अधिकार मिलेगा ना। तभी तो लोग बोलेंगे कि हाँ हमारे पास राइट है कि हम अच्छे से जिएं। और यही बोला गया है कि आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें क्या है, राइट टू लाइफ दिया हुआ है। लेकिन जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है उसने राइट टू लाइफ में राइट टू फूड को भी डाल दिया है। They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the mid day meal scheme। और इसी राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंगली, इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंगली जो मिड डे मील स्कीम थी वो भी इम्प्लीमेंट की गई थी और बच्चों को इसके तहत खाना दिया जाता था स्कूल में। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person। कई बार ऐसा होता है, कोर्ट जो है वो ऐसे डिसीजंस ले लेती है जो पर्सन्स के अगेंस्ट होते हैं, पर्सन्स उनको नहीं मानते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, जैसे आप देखिए, आपने बहुत सारे मतलब पुअर पीपल्स देखे होंगे जो फुटपाथ्स के ऊपर सोए होते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट थी या म्यूनसिपैलिटीज थी, या जो आप बोल सकते हो वहाँ के म्यूनसिपल पीपल होती हैं, वो क्या करते हैं, कमेटी के मेंबर्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, मतलब कोर्ट में केस लगाया। उन्होंने बोला कि भाई ये लोग यहाँ पे नहीं रहने चाहिए, ठीक है, इन लोगों को हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि इन लोगों को, इन गरीब लोगों को क्या कर दिया जाए, फुटपाथ से उठा के बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। अब ये जो रीसेंट जजमेंट आई थी ना, इसमें क्या हो रहा था, जो स्लम डिवेलपर थे, जो मतलब झुग्गी झोपड़ियों के जो लोग थे, वहाँ रहने वाले थे, उनको सिटी से बाहर निकाला जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे इसके तहत एक केस लगा दिया गया, ओलोगा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज ट्राइड टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ स्लम डिवेलपर्स। कहने का ये मतलब है कि इन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फुटपाथ पे लोग रह रहे हैं इनको यहाँ से जाना होगा, लेकिन भाई अब वो वहाँ से क्यों जाए, ये तो लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। अब जो लोग, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है, वो लोग तो फुटपाथ पे ही सोएंगे ना, किसी को थोड़ी ना पसंद है कि वो फुटपाथ पे सोए। इसीलिए उन्होंने अगेंस्ट आवाज उठाई। और इस केस में क्या हुआ, जो जजमेंट थी लोगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, उसमें राइट टू लाइवलीहुड को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, और वो भी राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट था। लाइवलीहुड का मतलब होता है आप जो पैसा अर्न कर रहे हैं। अब क्या बताया गया इसमें, इसमें था कि जो पर्सन्स हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनको उनकी मतलब उनको फुटपाथ से निकाल के हटा दिया जाए। अब वो लोग वहाँ पे इसलिए होते थे क्योंकि उनके काम करने की जगह भी वहाँ पास में होती थी, इसलिए वो फुटपाथ पे जाके सो जाते थे। और उनके पास इतने पैसे तो होते नहीं थे कि वो घर किराए पे लेके रह लें, जो दूर दूर से आए होते थे, गाँव ग्रास के एरिया से आए होते थे। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने गलत फैसला ले लिया, इसलिए फिर से केस जो था वो उसकी गुहार लगाएगी, पेटिशन डालेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई हमें यहाँ से मत हटाओ, हम यहाँ पे साथ में ही काम कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें फुटपाथ से निकाल दिया जाएगा, तो हम वहाँ पे जाके काम नहीं कर पाएंगे। अगर काम नहीं कर पाएंगे तो हम अपना लाइवलीहुड जो है वो किस तरीके से चला पाएंगे। फिर जो कंक्लूजन रहा इसका वो ये रहा कि जो एविक्शन थी पेटिशनर्स की, मतलब जो वो लोग थे, ठीक है, जो फुटपाथ पे सो रहे थे, उनको जो है वो नहीं निकाला जाएगा, उनको वहाँ से फेंका नहीं जाएगा। अगर उनको ऐसा फेंक दिया वहाँ से तो उनका लाइवलीहुड जो था वो अपने रोजगार से वंचित रह जाएंगे, और अगर वो अपने रोजगार से वंचित रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी जो है वो भी खराब से व्यतीत होगी, इसलिए उनको नहीं निकाला गया, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में क्या बोला है, जो अनदर इशू जो जिसको कॉमन पर्सन्स ने कॉमन पर्सन को अफेक्ट किया वो था, जस्टिस इज द इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ द इयर्स दैट कोर्ट्स टेक टू हियर अ केस। ठीक है, पहला पहला आपने देख लिया कि किस तरीके से जो मतलब आपका कोर्ट है, मतलब कितने ज़्यादा उसमें कॉस्टली होता है, पेपर वर्क में पैसा लगता है, टाइम भी लेता है, तो लोग जो है वो गरीब लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। फिर दूसरा हमने देखा कि गवर्नमेंट भी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी कई बार गलत फैसला ले लेती है, लेकिन अगर फिर से वहाँ पे केस वगैरह लगा के फिर से क्या हो जाता है, वो मतलब सुन लेती है लोगों की भी। फिर थर्ड क्या आ रहा है कि लोगों को जो मतलब इशू फेस करना पड़ता है वो ये है कि एक केस लगा दिया, जैसे किसी की बाइक चोरी हुई है, ठीक है, 2019 में ये केस लगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको।
अब 2021 चल रहा है, तो स्टिल अभी तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कोर्ट जो है वो बहुत ही टाइम लगाती है हियरिंग को सुनाने में, या बोल सकते हैं एक फ्रेज है आपके पास, द जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब जितना ज़्यादा टाइम लगेगा न्याय को बताने में, उतना ही ज़्यादा वो न्याय जो है वो बंद खत्म हो जाएगा। इज ऑफन यूज टू करेक्टराइज दिस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट्स टेक। इस फ्रेज से ये पता चलता है कि जो हमारा कोर्ट है, हमारे जो आपके कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी भी सुनवाई को सुनाने में। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2019 के सेंसिस के हिसाब से बताया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, टोटल 31 है, और वर्किंग मेंबर्स कितने हैं, 28। वैकेंसीज कितनी है, 3। अगर हाई कोर्ट्स की बात करेंगे तो हाई कोर्ट्स में इतनी सीट्स हैं, इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं और इतनी वैकेंसीज हैं। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में इतने सेंक्शन, मतलब इतनी स्ट्रेंथ है, वर्किंग मेंबर्स इतने हैं और पोस्टें इतनी खाली हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी ज़्यादा पोस्टें खाली हैं। अगर ये सारे के सारे यहाँ पे जजेस आ जाएंगे तो वो कितनी जल्दी आपके केसेस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये 2018 का सेंसिस है। ओके, अगर 2019 का अगर आप सेंसिस देखेंगे तो इस समय पे वहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, देन आगे क्या बोला है, हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज नो डिनाइंग दैट द जुडिशरी हैज, मतलब इन सब के अलावा भी हम ये नहीं मना कर सकते कि जुडिशरी जो है वो डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर अपना रोल जो है वो अच्छे से प्ले नहीं कर रही है। सर्विंग एज अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिंग, बहुत ज़्यादा चेक्स जो है उसने मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर लगाए हुए हैं, और एज वेल एज हमें फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन्स के उनको भी प्रोटेक्ट कर रही है। जो मेंबर है कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के, वो क्या कर रहे हैं, हैज़ क्वाइट करेक्टली इन्विजन्ड अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज अ की फीचर ऑफ अवर कंट्री। कहने का क्या मतलब है कि जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के, उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रख के हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो वो किसी के दबाव में आके काम करती और वो अच्छे से फेयर और अच्छे डिसीजन नहीं ले पाती। इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ने बहुत ही अच्छा काम किया है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रख के। तो बच्चे यहाँ पे आपका आज का ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा है आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।